तो हम बात कर रहे थे अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेमरॉइड्स। तो पैथोफिजियोलॉजी में जैसे मैंने बताया कि मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर ये बताया गया कि अगर उनके अंदर कोई डिटेरियोरेशन हो जाती है, ठीक है, या फिर उनकी डिसइंटीग्रिटी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एनल क्वेश्चंस जो होते हैं वो नीचे की तरफ धकेले जाते हैं, और उसी के साथ साथ क्या होता है कि वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। किसकी वजह से? मान लो हार्ड स्टूल होता है, फीकल मेटल अगर हार्ड होता है तो वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और वेन्स के अंदर क्या होता है? वैसो डायलिटेशन होता है, और उस डायलिटेशन की वजह से ही मतलब स्वेलिंग होने लग जाती है धीरे धीरे वेन्स के अंदर, और जो डिस्कम्फर्ट होता है, जो ब्लीडिंग होती है, वो कोज होती है वहाँ पे। तो ये इसके बारे में बताया था, मतलब ऑल अराउंड जितनी भी है ये सब इसकी जो पैथोलॉजी जो मेन है वो भी जो हमारा कॉन्स्टिपेशन जो है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था। तो नेक्स्ट एक था एनल क्वेश्चन से रिलेटेड। तो मेनली जो है वो एनल क्वेश्चन की, जैसे आपने देखा होगा जब आप एनल डायलिटेशन करते हैं तो मतलब जब 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर 4 फिंगर डायलिटेशन होता है तो जनरली आपका जो डायलिटेशन करने का जो प्रोसीजर होता है वो ये वाला प्रोसीजर होता है। तो लेकिन कुछ जो सर्जन्स हैं, कुछ बुक्स जो है वो टैली करती हैं कि ये जनरली आपका बिल्कुल ट्रांसवर्स और वर्टिकल ना होके थोड़ा ओब्लिक होना चाहिए, ठीक है। और ओब्लिक करके ही आपको डायलिटेशन करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो हमारे जो कुशन्स हैं उनकी जो लोकेशन है वो बताई गई है। वो लोकेशन क्या है? वो लोकेशन फर्स्ट जो है वो राइट एंटीरियर होता है, राइट पोस्टीरियर होता है, और लेफ्ट लेटरल होता है। इसके अलावा इन बिटवीन काफ़ी होते हैं बीच में, लेकिन मेनली तीन ही बताए गए हैं। और इन तीनों की अगर डिसइंटीग्रेशन होता है टिश्यू सेल्स के अंदर तो ही आपको जो वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वेनस ऑब्स्ट्रक्शन होगी, वेनस थ्रोम्बोसिस होगी, उसी की वजह से आपको ये जो प्रॉब्लम है क्रिएट होती है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है। अब अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करती हूँ, ठीक है, तो टाइप्स में मेनली आपको पता है 4 टाइप्स की गई हैं। कौन कौन सी? इंटरनल हेमरॉइड, एक्सटर्नल हेमरॉइड, प्रोलैप्स्ड और थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड, ठीक है। जैसे कि इनका नाम ही फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेट कर रहा है, इंटरनल मतलब मेनली जो इनर पार्ट में जो हमें बाहर से जनरली विजिबल नहीं होंगी, एक्सटर्नल जो बाहर से भी विजिबल होंगी कुछ हद तक हमें, और प्रोलैप्स्ड मतलब जो बिल्कुल ही आफ्टर डेफिकेशन भी बाहर रहेंगी और ड्यूरिंग डेफिकेशन भी बाहर रहती हैं, ठीक है, प्रोलैप्स पार्ट जो होता है, ठीक है। और थ्रोम्बोज्ड मतलब उसके अंदर जैसे मैंने ऊपर बताया कि कुछ वैसे डायलिटेशन की कंपोजिशन होती है, कुछ थ्रोम्बोज्ड की कंपोजिशन होती है। तो उसके अंदर क्या होता है? ब्लड जो है वो अंदर कोगुलेट हुआ रहता है, तो वो थ्रोम्बोज्ड उनका साइज वगैरह भी अलग रहेगा, तो थ्रोम्बोज्ड होंगी। नेक्स्ट अगर मैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सबसे मेन आपको पता है पेशेंट जो है पेन और डिस्कम्फर्ट पेशेंट को बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। पेन जनरली फिशर के अंदर ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे डिस्कम्फर्ट की वजह से पेन होता है पेशेंट को, ठीक है। पेन की सीवियरिटी एज कम्पेयर टू फिशर यहाँ पे काफ़ी कम रहेगी, लेकिन डिस्कम्फर्ट जो होगा, बैठने में जो प्रॉब्लम होगी पेशेंट को, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होगी। कुछ पेशेंट को प्लूराइटिस एनआई की प्रॉब्लम इसके साथ साथ रह सकती है। कहने का मतलब क्या है कि सिक्रेशंस भी पेशेंट को, कुछ पेशेंट्स को रह सकते हैं, सभी पेशेंट को हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट प्लूराइटिस की वजह से ही पेशेंट, अगर प्लूराइटिस हुई तो पेशेंट को ईचिंग की प्रॉब्लम रह सकती है, पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, ठीक है। बार बार पेशेंट अगर बैठता है, मान लो प्रोलैप्स्ड और थ्रोम्बोज्ड पार्ट है, तो उसमें क्या रहेगा कि बार बार कोई भी कपड़ा है अंडरगारमेंट्स है वो बार बार उसको लगेगा, उसको घिसेगा, तो जिसकी वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है। जो ब्लीडिंग जो होगी, जैसे आप हिस्ट्री में ब्लीडिंग की हिस्ट्री मेन रहती है कि ब्लीडिंग आपको कैसी हुई है, बिफोर डेफिकेशन हुई है कि इन बिटवीन डेफिकेशन हुई है या आफ्टर डेफिकेशन हुई है। तो इस केस में जो ब्लीडिंग जो होगी वो पेशेंट बताएगा, बिल्कुल ब्राइट रेड कलर ब्लीडिंग होती है, ठीक है, फ्रेश ब्लीडिंग होती है। और नेक्स्ट पेशेंट आपको बताता है कि जब भी जैसे वाइपिंग करता है या फिर पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है, आफ्टर डेफिकेशन, तो उसके ऊपर वो लगा हुआ आता है, ठीक है, या फिर उसको बोला जाता है स्प्लैश इन द पैन, वर्ड यूज़ किया जाता है स्प्लैश इन द पैन, ठीक है। वो बेसिकली हेमरॉइड्स के अंदर होता है। देखो फिशर की अगर मैं बात करूँ तो फिशर के अंदर ब्लीडिंग जनरली बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू हेमरॉइड्स, लेकिन पेन की सीवियरिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिशर के अंदर ब्लीडिंग नहीं हो सकती, ब्लीडिंग फिशर के अंदर भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें हिस्ट्री जो है वो लेनी कंपल्सरी होती है कि ब्लीडिंग कैसी है, कितने अमाउंट में है और कौन से टाइम पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैंने बताया कि अगर अराउंड नियर एनल रीजन अगर ज़्यादा होती है, अगर स्वेलिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसको डिस्कम्फर्ट की पोजीशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंटरनल, ठीक है।
यानी कि जो प्रोलैप्स्ड होता है या फिर थ्रोम्बोज्ड होता है, जो सीवियरिटी में भी जैसे ये ज़्यादा होते हैं तो उनके प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी। अब हम बात करेंगे जैसे मेनली जो है, जैसे मैंने इनके जितने भी साइन सिम्टम हैं चारों के मैंने ऑलमोस्ट सबके आपको फिक्स करके बता दिए हैं। इसी के अलावा जैसे इसको ग्रेडिंग में भी डिवाइड किया गया है, जैसे मैंने बताया ना 4 टाइप्स हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, थ्रोम्बोज्ड और प्रोलैप्स्ड। इसी तरीके से इसको ग्रेडिंग में भी डिवाइड किया गया है प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड को, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। प्रोलैप्स का मैंने आपको बताया था कि प्रोलैप्स मतलब अपने आप में कोई चीज़ अगर प्रोलैप्स कर जाती है, मतलब बाहर की तरफ निकल आती है, तो उसमें ग्रेडिंग किस हिसाब से की है। तो फर्स्ट ग्रेड 1, ग्रेड 1 में क्या बताया गया है कि जनरली वो प्रोलैप्स नहीं होती है, लेकिन जो पाइल्स जो है अगर जब ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर मतलब ब्लीडिंग मेनली आपको होगी, ठीक है। ये जो पाइल्स होगी ये आपके साथ ब्लीडिंग के साथ होगी, और इसमें क्या होगा कि ड्यूरिंग डेफिकेशन जो होगा जब वो आपको कुछ हद तक प्रोलैप्स मिलेगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही डेफिकेशन पेशेंट का कंप्लीट हो जाता है वो अपने आप चली जाती है इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेड 2, ये क्या होगा, ये आपको जो एनल कैनाल जो होता है, एनल की जो ओरिफिस होती है उसके ऊपर ये आपकी अपीयर होगी, ठीक है, ड्यूरिंग डेफिकेशन, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इसमें भी सेम वही होता है, लेकिन ग्रेड जो 1 है उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें उसका एक्सटेंट ज़्यादा होता है, या फिर ग्रेड 1 में ये भी हो सकता है कि वो आपको मतलब जनरली जो है आप उसको नोट ना कर पाएँ, खाली ब्लीडिंग जब होती है और उस टाइम अगर आप उसको मार्क कर पाते हैं तो ही मार्क कर पाते हैं। लेकिन ग्रेड 2 में क्या होता है कि एनल की ओरिफिस तक ये आपको नोट होती है, और ड्यूरिंग मतलब आफ्टर डेफिकेशन ये अपने आप जो है स्पॉन्टेनियसली इनसाइड चली जाती है। ग्रेड 3 में क्या होगा कि आप ड्यूरिंग डेफिकेशन ये आपको फील होगी, लेकिन आफ्टर डेफिकेशन अगर आप उसको फिंगर से या कोई प्रेशर से अगर अंदर की तरफ करते हैं तो अंदर चली जाती है, अंदर मतलब नोट नहीं होती है। मैनुअली अगर आप उसको करते हैं तो वो अंदर मतलब रिड्यूस हो जाती है। और ग्रेड 4 के अंदर क्या होता है, अब वो आपको भले ही डेफिकेशन आप करें डेफिकेट ना करें, ठीक है, लेकिन वो आपको एनल ओरिफिस के ऊपर फील होगी, और आप उसको मैनुअली भी अगर अंदर प्रेस करना चाहें तो वो नहीं जाती है। तो ये था प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड की 4 ग्रेडिंग, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कि थ्रोम्बोस जो होती है उसके अंदर ब्लड का कोगुलेट मतलब हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो वो थ्रोम्बोस्ड पाइल्स का जो कंपोजिशन होगा, जो कलर होगा, वो ऑलमोस्ट ब्लूइश होता है। जैसे हम लोग लाइगेट करते हैं जब प्रोसीजर में मैनेजमेंट में, तो कुछ लाइगेशन के कुछ टाइम बाद हम बोलते हैं कि अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन अगर उसका हो गया है तो इट मीन्स लाइगेशन जो हमारा है वो प्रॉपर तरीके से हो गया है, और अब वो कुछ टाइम के बाद अपने आप भी स्विच ऑफ हो जाता है, नहीं तो हम उसको रिमूव भी कर देते हैं। तो जो प्रोलैप्स्ड थ्रोम्बोस जो होगी उसका जो कलर होगा वो आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, ठीक है, अराउंड हेमरॉइड। स्वेलोइंग और रेडनेस एज कम्पेयर टू अदर्स इंटरनल और एक्सटर्नल ज़्यादा होगी इसके अंदर, ठीक है, पेन भी ज़्यादा होगा। अगर वही मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की आपको बात करूँगी पाइल्स के साथ, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम किस से बना सकते हैं। सबसे मैंने बताया हम फिशर से भी बना सकते हैं, हम अल्सरेटिव कोलाइटिस से भी बना सकते हैं, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर भी एक डायरिया मेन सिम्टम होता है अलग से, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये डिस्कम्फर्ट भी होते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स भी हो सकता है, मान लो अगर प्रोलैप्स्ड हो तो, या फिर एनल फिस्टुला से भी हम बना सकते हैं, ठीक है, इससे, या फिर क्रोन्स डिजीज से भी हम बना सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम पाइल्स की इनके साथ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करती हूँ मैं कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट इज स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है, नेक्स्ट अल्सरेशन हो सकती है, गैंग्रीन भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि हेमरेज, प्रोफ्यूज हेमरेज हो जाए। मान लो आप जैसे आपने देखा होगा कि लेज़र से मैनेजमेंट कराते हैं या फिर कई बार स्टेपलर हेमरोडेक्टमी कराते हैं, तो उसमें भी हेमरेज जो होता है वो काफ़ी अमाउंट में हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब वो उसके एक साइड इफेक्ट में माना जाता है, ठीक है। या फिर पोर्टल पाइमिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था इसके कॉम्प्लिकेशन। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में मेनली पहले अगर मैं कंजर्वेटिव के बारे में बात करूँगी, तो कंजर्वेटिव में सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल और आपका डाइट प्लान देखा जाता है, ठीक है। डाइट प्लान में क्या होगा, आपको लिक्विड डाइट बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, फाइब्रस डाइट के ऊपर आपको मेनली ध्यान रखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में आपको यह है जंक फूड आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। आप अगर कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं प्रॉपर, तो एक्सरसाइज योगा वगैरह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है।
इसके अलावा कंजर्वेटिव के अंदर मान लो अगर फर्स्ट डिग्री है, जैसे पाइल्स जो है अगर फर्स्ट डिग्री हेमरॉइड है, ठीक है, जिसके तो वो क्या है, खाली आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करके और अपना डाइट प्लान चेंज करके इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो आपको हल्की फुल्की पेन की प्रॉब्लम रहती है तो आप उसमें एनाल्जेसिक ले सकते हैं, पैरासीटामोल या फिर आइबुप्रोफेन ले सकते हैं आप उसके अंदर, ठीक है। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि सेकंड डिग्री हेमरॉइड में भी खाली लोक्स जेली, जो लिग्नोकिल जेली 2% हम देते हैं वो, प्लस में पेन किलर अगर ओरली अगर ज़्यादा होती है तो उससे, प्लस डाइट प्लान से, ठीक है। अगर मान लो आपको कॉन्स्टिपेशन, आपको मतलब प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन ना हो के अगर आपको फिर भी डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है तो हम रात को उसको गंधर्व हरित की या फिर त्रिफला चूर्ण एडवाइस करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हल्के गुनगुने पानी के साथ हम उसको एडवाइस करते हैं। गंधर्व हरित की मेनली 2 टैबलेट हम उसको रात को खाना खाने के बाद एडवाइस करेंगे। तो ये तो था अबाउट उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। वहीं पे अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आजकल जो आपने देखा होगा स्क्लेरोथेरेपी, जिसके अंदर स्क्लेरोसेंट एजेंट जो होता है उसका इंजेक्शन दिया जाता है। आपने लोगों ने देखा होगा कि विदाउट एनी चीर फाड़ आपका पाइल्स का ट्रीटमेंट, तो उसमें क्या होता है, वो जनरली सभी हेमरॉइड के अंदर असरदार नहीं होता है। वो मेनली फर्स्ट और सेकंड डिग्री जो पाइल्स होती हैं उन्हीं के अंदर आपको, जिनके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होती है, मान लो हल्का फुल्का आपको डिस्कम्फर्ट आपने पहले ही चेक करा लिया है, ब्लीडिंग आपको काफ़ी कम है, ठीक है, तो डायलिटेशन वेन्स का वहाँ पे इतना प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो उस केस में वो आपको, उसमें क्या होता है, जो स्क्लेरो एजेंट होते हैं वो इंजेक्शन एक उसके साथ ही नीडल आती है, उसको इंजेक्शन में फिल किया जाता है और जो पाइल मास जो है उसके बेस के अंदर वो इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। इस इंजेक्शन को हम रिपीट भी कर सकते हैं। मान लो एक इंजेक्शन से आपको इफेक्ट मिला है तो हम 1 वीक के बाद इस इंजेक्शन को रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस इंजेक्शन के बाद भी ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन आपने प्रॉपर दिया और आपने पेशेंट को घर भेज दिया, आप 1 से 2 घंटा पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि पाइल का जो पेशेंट होता है उसमें ऑलमोस्ट वीकनेस की कंडीशन रहती है, एनीमिया की कंडीशन रहती है, तो पेशेंट को चक्कर वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इज स्क्लेरोथेरेपी। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है बैरन बेंडर्स, ठीक है। बैरन बेंडर्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया था लाइगेशन और फिक्सेशन, आप जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हो उन्होंने सबने देखा होगा, सेम ऐसे ही क्या होता है, एक बैंड होता है, रबर का बैंड होता है, जिसको पाइल मास का जो बेस होता है उसके ऊपर फिक्स किया जाता है और टाइट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उसकी जो सप्लाई होती है वो कट ऑफ होके जो पाइल मास होता है वो स्लज ऑफ हो जाता है, या फिर हम उसको खुद भी कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये है अबाउट बैंड मेथड। तो नेक्स्ट रबर बैंड लाइगेशन मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हेमरोडेक्टमी। हेमरोडेक्टमी जैसे नाम ही डिनोट कर रहा है कि हेमरोइड को कट करके बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये जनरली एक्सटर्नल हेमरोइड्स में भी किया जाता है और इंटरनल हेमरोइड्स में जनरली हेमरोडेक्टमी हम प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इंटरनल हेमरोइड में भी कर देते हैं, लेकिन जनरली ये एक्सटर्नल हेमरोइड केसेस में ज़्यादा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पर्टिकुलर पहले जो पाइल मास का जो बेस होता है उसको प्रॉपर तरीके से लाइगेट किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से उसको हम आर्टरी फोर्सेप्स की हेल्प से पकड़ते हैं, लाइगेट करते हैं, ठीक है। जब प्रॉपर उसकी ब्लड सप्लाई हम देखते हैं कि हाँ अब ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी तो उसके बाद से हम उसको कट करते हैं। कट करके कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ पे कोटरी से बर्न भी कर दिया जाता है, लेकिन कुछ जो है वो नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो मतलब कंप्लीट ये उसको कट करके निकाल देना इज़ हेमरोडेक्टमी, ठीक है। ये जनरली जो है वो 3rd और 4th, जैसे मैंने बताया कि 3rd और 4th जो डिग्री के जो पाइल मास होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा असरदार होती है। नेक्स्ट जैसे मैंने बताया था सिज बाथ, इसके अंदर जैसे जितने भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं, कंजर्वेटिव हो या फिर ये मेन जैसे मैंने स्क्लेरोथेरेपी बताया या फिर ये जो, इन सब के साथ सिज बाथ जो है वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसको आप बोलते हैं ना गर्म पानी के अंदर बैठना, ठीक है। तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो जनरली पेशेंट को 2 से 3 बार दिन में रिपीट करना ही चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो पाइल मास की जो स्वेलिंग होती है वो आपकी धीरे धीरे कम होती है। अगर स्वेलिंग कम होगी तो आपका डिस्कम्फर्ट भी धीरे धीरे कम होगा और पेन भी आपको कम होगा, ठीक है। और जो जगह जो जिसकी वजह से मान लो डेफिकेशन करते टाइम जो आपको प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से वो भी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके अबाउट हेमरॉइड और पाइल मास।
सो ये मैंने बहुत ही मतलब शॉर्ट में एक जनरली इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से पॉइंट देने कंपलसरी होते हैं, तो उसे क्योंकि पाइल जो हेमरेज जो होता है वो जनरली 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है, तो मॉडर्न जो रिव्यू है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आपको इंक्लूड करने हैं, तो वो मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको बोला है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।